नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, ये समझने कि भारत का संविधान जिस पर आज हमारा देश चलता है, उसकी जड़ें इतिहास में कितनी गहरी हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि 1773 से लेकर 1947 तक कैसे धीरे धीरे वो कानूनी ढांचा बना जिसने हमारे आज के संविधान की नींव रखी। हाँ, और इसे हम दो हिस्सों में देखेंगे। पहला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, मतलब करीब 1773 से 1858 तक। और दूसरा दौर, जब शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, 1858 से 1947 तक। ये सोचना भी अजीब है ना कि एक व्यापार करने आई कंपनी कैसे शासक बन गई। वही तो। और फिर ब्रिटिश सरकार ने कैसे धीरे धीरे कदम दर कदम अपना कंट्रोल बढ़ाया। चलिए इसी कहानी को आज खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। बनी तो थी 1600 में व्यापार के लिए, लेकिन 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कहानी बदल गई। हाँ बिल्कुल, बक्सर के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। और यहीं से वो सिर्फ व्यापारी नहीं रही, शासक बनने लगी। और वो दौर भी बड़ा अजीब था, 1765 से 72 वाला एक द्वैध शासन था। द्वैध शासन मतलब दोहरी सरकार। हाँ, एक तरह से देखिए, ताकत जैसे टैक्स वसूलना वो तो कंपनी के पास थी, लेकिन जिम्मेदारी वो नवाब के नाम पर चल रहे भारतीय अधिकारियों पर डाल दी। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा भयानक भ्रष्टाचार, लूट खसोट। कंपनी के अफसर तो देखिए मालामाल हो रहे थे, अपनी जेबें भर रहे थे, लेकिन मजे की बात यह है कि कंपनी खुद वो दिवालिया होने लगी थी। क्या बात है, कंपनी के अधिकारी अमीर और कंपनी गरीब। कमाल है। हाँ, और किसानों का तो बुरा हाल था। इसी पूरी गड़बड़ के चलते फिर ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब दखल देना पड़ेगा। अच्छा, तो यहीं से ब्रिटिश सरकार की सीधी एंट्री हुई। बिल्कुल। कंपनी ने जब ब्रिटिश सरकार से कर्जा मांगा तो सरकार को मौका मिल गया और उन्होंने पहला बड़ा कदम उठाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसने क्या रेगुलेट किया, क्या बदला? इसने पहली बार कोशिश की कंपनी के कामों पर लगाम लगाने की। बंगाल के गवर्नर को बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बने थे, है ना? हाँ वही। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब उसके अंडर आ गए, मतलब एक सेंट्रल कंट्रोल बनाने की कोशिश। और कंपनी के डायरेक्टर्स को भी कुछ कहा गया। हाँ, उनको बोला गया कि भाई भारत में जो भी कर रहे हो, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री मामले, सबकी रिपोर्ट लंदन भेजो, सरकार को पता तो चले। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी तो बना था इसी एक्ट से 1774 में। हाँ बना था, लेकिन वहां एक पेंच फंस गया। क्या पेज? गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच ना अधिकारों को लेकर टकराव होने लगा। कौन बड़ा, किसका दायरा कहां तक, काफी झगड़े हुए। अच्छा, तो फिर 1781 में एक कानून लाकर ये तय कर दिया गया कि गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अपने सरकारी काम के लिए सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रहेंगे। ओ, मतलब सरकार के काम में कोर्ट दखल नहीं देगा। हाँ, मोटे तौर पर यही। तो रेगुलेटिंग एक्ट से पूरी तरह बात बनी नहीं। तो फिर शिकंजा और कसने की कोशिश हुई होगी। बिल्कुल। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उन्हीं के नाम पर। इसने क्या किया? इसने बनाया डबल कंट्रोल का सिस्टम, मतलब कंपनी के व्यापारिक मामले तो उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते रहे जैसे पहले, ठीक है, लेकिन राजनीतिक, फौजी और टैक्स वाले मामलों के लिए लंदन में एक अलग बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें ब्रिटिश सरकार के लोग होते थे। अच्छा, तो मतलब राजनीतिक फैसले अब सीधे लंदन से कंट्रोल होंगे। हाँ बिल्कुल, सरकार का सीधा दखल हो गया। और एक और बड़ी बात हुई। क्या? इसी एक्ट में पहली बार कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को साफ साफ भारत में ब्रिटिश संपत्ति, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। अरे वाह, ये तो बड़ा साफ इशारा था कि ब्रिटेन अब इसे अपनी जागीर समझ रहा है। बिल्कुल। और गवर्नर जनरल को और पावरफुल बनाया गया। काउंसिल के सदस्य 4 से घटाकर 3 कर दिए गए ताकि वो आसानी से फैसले ले सकें। और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो और भी शक्तियां मिली। हाँ, उनको गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों पद दिए गए और ये पावर भी दी कि खास हालात में वो अपनी काउंसिल का फैसला पलट सकते हैं। समझ गई। इसके बाद तो वो चार्टर एक्ट्स का सिलसिला शुरू हुआ, हर 20 साल पर। हाँ, कंपनी को व्यापार का लाइसेंस 20-20 साल के लिए मिलता था, तो हर 20 साल पर ये एक्ट आते थे। 1793 वाले एक्ट में एक खास बात थी। क्या थी? वो जो लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था ना, ये तय हुआ कि उसके मेंबर और स्टाफ की सैलरी वो भारत के खजाने से दी जाएगी। क्या
मतलब कंट्रोल लंदन से और खर्चा भारत उठाए। हाँ, और ये सिस्टम 1919 तक चलता रहा। कमाल है। अच्छा, फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट। इसने तो कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को कम किया था, है ना? हाँ, काफी हद तक। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सब ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया। इसकी कोई खास वजह? वजह थी यूरोप में नेपोलियन की लड़ाइयाँ। नेपोलियन ने ब्रिटेन के माल के लिए यूरोप के दरवाजे बंद कर दिए थे, जिसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं। तो ब्रिटिश व्यापारी बेचैन थे, उन्हें नए बाजार चाहिए थे, और भारत सोने की चिड़िया नजर आ रहा था। अच्छा, और इस एक्ट में शिक्षा के लिए भी कुछ था, वो 1 लाख रुपए वाली बात। हाँ, ये सांकेतिक रूप से अहम था। पहली बार कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा, साहित्य के सुधार और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए खर्च होंगे। पर क्या इसका कुछ असर हुआ? 1 लाख तो बहुत कम थे। हाँ, रकम बहुत कम थी और सालों तक इस पर बहस ही चलती रही कि पैसा खर्च कैसे हो। लेकिन कागज पर ही सही, ये पहला कदम था जब अंग्रेजों ने शिक्षा की जिम्मेदारी मानी। ठीक है। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। कहते हैं ये बहुत बड़ा बदलाव लाया। हाँ, ये सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण की दिशा में फाइनल कदम था। चाय और चीन वाला एकाधिकार भी खत्म। अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक बॉडी नहीं रही, तो क्या बन गई? वो पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत का प्रशासन चलाने वाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्हें पूरे ब्रिटिश भारत के लिए सिविल और मिलिट्री मामलों में सारी शक्तियां दे दी गईं। मतलब बॉम्बे, मद्रास वगैरह की अपनी कानून बनाने की शक्ति खत्म। हाँ, कानून बनाने के मामले में वो लगभग लाचार हो गए। पूरे देश का बजट भी अब गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आ गया। और सुना है इसने अंग्रेजों के भारत में बसने को भी आसान कर दिया। हाँ, ये भी हुआ। यूरोपियन लोगों के भारत आने और यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने पर जो रोक थी वो हटा दी गई। इससे भारत में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन और तेज हुआ। और कानूनों को ठीक करने के लिए भी कुछ हुआ था। हाँ, इसी एक्ट में एक लॉ कमीशन बनाने की बात हुई ताकि भारत के कानूनों को कोडिफाई किया जा सके, मतलब उन्हें व्यवस्थित किया जा सके। लॉर्ड मकाले पहले लॉ मेंबर बने। अच्छा, फिर कंपनी राज का आखिरी बड़ा एक्ट आया, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था? इसमें 2-3 मुख्य बातें थीं। एक तो सिविल सर्विस में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। मतलब अब सिफारिश नहीं, एग्जाम पास करके अफसर बनेंगे। क्या ये भारतीयों के लिए भी खुली थी? सैद्धांतिक रूप से हाँ, हालांकि व्यवहार में भारतीयों के लिए इसमें सफल होना बहुत मुश्किल था। पर कंपनी का जो संरक्षण वाला सिस्टम था वो खत्म हुआ। और दूसरी बात? दूसरी बात, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी यानी कानून बनाने वाले और कार्यकारी यानी शासन चलाने वाले कामों को अलग अलग किया। अच्छा, मतलब कामों का बंटवारा। हाँ, और कानून बनाने के लिए काउंसिल में 6 नए मेंबर जोड़े गए, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा गया। एक तरह से छोटी सी पार्लियामेंट जैसी। इसे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। इसमें क्या भारतीय भी थे? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इसमें पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व, लोकल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत आया। 6 में से 4 सदस्य मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, लेकिन इसके कुछ ही साल बाद 1857 में वो बड़ा विद्रोह हुआ। हाँ, 1857 का सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने कंपनी के शासन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। और ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब कंपनी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। विद्रोह के तुरंत बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पास किया। इसका नाम बड़ा अच्छा रखा था, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेहतर सरकार? तो क्या बेहतर हुआ? सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म। भारत का शासन, उसकी जमीन, उसका राजस्व, सब कुछ सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। तो वो पिट्स इंडिया एक्ट वाला डबल कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब खत्म। हाँ, दोनों खत्म। उनकी जगह लंदन में एक नया पद बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत सचिव। ये कौन होता था? ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। भारत के शासन की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी। उसकी मदद के लिए भी कोई था? हाँ, 15 सदस्यों की एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई जो उसे सलाह देती थी, पर ज्यादातर मामलों में भारत सचिव की ही चलती थी। और हाँ, इस काउंसिल का खर्चा भी भारत से ही जाता था। फिर से वही बात। और गवर्नर जनरल का क्या हुआ? उसका पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। वो भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने।
तो 1858 से शुरू हुआ सीधा क्राउन का राज। अब इसके बाद क्या अहम बदलाव आए? क्राउन रूल में जो पहला बड़ा एक्ट आया वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसमें क्या खास था? क्योंकि इसने पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की। बहुत ही सीमित तरीके से, पर शुरुआत हुई। कैसे शामिल किया? वॉइसराय को अधिकार मिला कि वो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी गैर सरकारी सदस्य के तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं। और लॉर्ड कैनिंग ने कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा। हाँ, 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये बस नाम के मेंबर थे। इनके पास कोई खास पावर नहीं थी, पर एक शुरुआत थी। और इस एक्ट ने शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी शुरू किया, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, बिल्कुल। जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की कानून बनाने की शक्तियां छीन ली गई थी, वो उन्हें वापस दे दी गईं। तो एक तरह से प्रांतीय स्वायत्तता की तरफ पहला कदम था ये। और वो पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी समय आया। हाँ, लॉर्ड कैनिंग ने ही शुरू किया था। इसका मतलब था कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हर मेंबर को एक या ज्यादा सरकारी विभाग सौंप दिए गए। वो अपने विभाग के मामलों में फाइनल ऑर्डर दे सकता था। ये आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा है। अच्छा, और वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार भी मिला? हाँ, इमरजेंसी में बिना काउंसिल की सहमति के 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिला। ठीक है। इसके बाद आया 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या नया था? इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या थोड़ी और बढ़ाई गई, लेकिन सरकारी बहुमत तब भी बना रहा। और सदस्यों के अधिकार? हाँ, अधिकार थोड़े बढ़े। अब मेंबर बजट पर बहस कर सकते थे और सरकार से सवाल पूछ सकते थे। हालांकि सवाल पूछने के लिए 6 दिन का नोटिस देना पड़ता था। क्या इसमें चुनाव की बात थी? सीधे चुनाव की नहीं। एक्ट में इलेक्शन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। वो कैसे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल सीटें प्रांतीय काउंसिल और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वाइसरॉय द्वारा भरी जाती थी। और प्रांतीय काउंसिल में गवर्नर, जमींदारों, यूनिवर्सिटी, नगरपालिकाओं वगैरह की सिफारिश पर नॉमिनेट करते थे। तो ये नॉमिनेशन था, पर सिफारिशों के आधार पर। समझ गई? मतलब चुनाव का एक छिपा हुआ रूप था। हाँ, कह सकते हैं। और फिर आया वो बड़ा एक्ट 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ये तो काफी चर्चित और विवादास्पद रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। लॉर्ड मॉर्ले उस समय भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो वाइसराय। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का आकार काफी बढ़ा दिया। सेंट्रल काउंसिल 16 से 60 सदस्य हो गई, प्रांतों में भी संख्या बढ़ी। और सरकारी बहुमत का क्या हुआ? सेंट्रल काउंसिल में तो सरकारी बहुमत बना रहा, लेकिन प्रांतीय काउंसिलों में नॉन ऑफिशियल सदस्यों का बहुमत हो सकता था। ये एक बड़ा बदलाव था। सदस्यों के अधिकार भी बड़े होंगे? हाँ, अब वो बजट पर प्रस्ताव ला सकते थे, पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों पर बहस कर सकते थे और सप्लीमेंट्री सवाल पूछ सकते थे। मतलब पहले पूछे गए सवाल के जवाब पर और सवाल पूछना। और पहली बार किसी भारतीय को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली। हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जो लॉ मेंबर के तौर पर वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। लेकिन इस एक्ट का सबसे विवादास्पद हिस्सा तो कुछ और था। बिल्कुल, वो था पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिद्धांत मुसलमानों के लिए। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि मुस्लिम सीटों के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट डालेंगे और मुस्लिम कैंडिडेट ही चुने जाएंगे। इसे सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहनाने वाला कदम माना गया। हाँ, ये तो बहुत विभाजनकारी साबित हुआ होगा। बहुत। लॉर्ड मिंटो को तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। कई लोग मानते हैं कि भारत के बंटवारे के बीज यहीं बो दिए गए थे। बाद में इसे प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदारों के लिए भी लागू कर दिया गया। ओहो, इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और फिर आया भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। हाँ, मॉन्टेगियो भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय। इसका घोषित उद्देश्य था भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करना। इसके तहत क्या बड़े बदलाव हुए? पहली बार केंद्र में 2 सदन वाली विधायिका बनी। जैसे आज लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही तब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली निचला सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट ऊपरी सदन बनी। और देश में डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुए। लेकिन वोट डालने का अधिकार तो बहुत कम लोगों को मिला था ना? हाँ, बहुत ही सीमित। वोट का अधिकार प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन के आधार पर दिया गया था।
बहुत छोटी सी आबादी वोट दे सकती थी। और प्रांतों में वो द्वैध शासन या डायरकी लागू हुई। ये क्या चीज थी? ये एक अजीब सा प्रयोग था। प्रांतीय सरकार के विषयों को 2 लिस्ट में बांटा गया, रिजर्व्ड, आरक्षित, और ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित। अच्छा, कैसे? जो जरूरी विषय थे जैसे फाइनेंस, पुलिस, न्याय, सिंचाई, वो गवर्नर ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ अपने पास रखे, और इसके लिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेह नहीं था। और ट्रांसफर्ड वाले? जो कम महत्वपूर्ण समझे गए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन, वो भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जवाबदेह थे। तो ये सिस्टम चला? नहीं, ये पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि असली पावर और पैसा तो गवर्नर के पास था। मंत्री बेचारे बिना पावर के थे। बहुत कंफ्यूजन और टकराव रहा। और वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या हुआ? उसे और बढ़ा दिया गया। अब सिखों, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन लोगों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल बना दिए गए। मतलब बंटवारे की राजनीति और गहरी हुई। हाँ, इस एक्ट ने वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या भी बढ़ाई। 6 में से 3 भारतीय होने जरूरी हो गए, कमांडर इन चीफ के अलावा। और पहली बार सेंट्रल बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। ठीक है। और इसी एक्ट में कहा गया था कि 10 साल बाद समीक्षा होगी। हाँ, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाने की बात थी जो 10 साल बाद आकर देखेगा कि ये एक्ट कैसे काम कर रहा है। साइमन कमीशन इसी के तहत बना था, हालांकि वो समय से पहले आ गया था। अच्छा। और अब हम आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे अहम एक्ट पर, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, ये बहुत लंबा और डिटेल्ड दस्तावेज था और हमारे आज के संविधान का ये एक बहुत बड़ा स्रोत है। कई सारे प्रावधान हमने यहीं से लिए हैं। इसने क्या प्रस्ताव रखा था? इसने एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और वो देसी रियासतें शामिल होती जो संघ में शामिल होना चाहें। क्या ये संघ बन पाया? नहीं, ये कभी नहीं बन पाया, क्योंकि देसी रियासतें इसमें शामिल ही नहीं हुई। वो अपनी आजादी छोड़ने को तैयार नहीं थे। शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया था इसमें? केंद्र और इकाइयों, प्रांतों और रियासतों के बीच शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा गया। फेडरल लिस्ट केंद्र के लिए 59 विषय, प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतों के लिए 54 विषय और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए 36 विषय। बिल्कुल आज की तरह। और जो विषय किसी लिस्ट में नहीं थे, उनका क्या? अवशिष्ट शक्तियां? वो वायसराय को दे दी गई। और प्रांतों में क्या हुआ? वो डायरकी खत्म हुई? हाँ, प्रांतों से डायरकी खत्म कर दी गई और उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। मतलब प्रांत अपने क्षेत्र में काफी हद तक स्वतंत्र थे और वहां पूरी तरह से जिम्मेदार सरकारें बनी। मंत्री विधानमंडल के प्रति जवाबदेह थे। ये 1937 में लागू हुआ। ये तो बड़ा कदम था। हाँ, लेकिन मजे की बात ये कि डायरकी प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू करने का प्रस्ताव था। मतलब केंद्र में रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते। हालांकि यह हिस्सा भी कभी लागू नहीं हो पाया, क्योंकि फेडरेशन ही नहीं बना। अच्छा, और वोटिंग अधिकार और वो अलग निर्वाचन? वोटिंग अधिकार बढ़ाए गए। अब भारत की लगभग 10% आबादी को वोट देने का अधिकार मिल गया, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और ज्यादा फैला दिया गया। और किन के लिए? अब डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट्स, महिलाओं और लेबर, मजदूर वर्ग के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। ओह, और क्या बड़े बदलाव हुए इस एक्ट से? देश की मुद्रा और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, साथ ही प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बने। 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। ये सुप्रीम कोर्ट का पूर्व रूप था। हाँ, कह सकते हैं। और इसी एक्ट के तहत बर्मा, आज का म्यांमार, को भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया। और वो जो 1858 में काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी भारत सचिव की मदद के लिए, उसे भी खत्म कर दिया गया। बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ा एक्ट था। हाँ, इसने भारत के संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे को काफी हद तक बदल दिया। और फिर आखिरकार वो एक्ट जिसने आजादी दी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हाँ, ब्रिटिश संसद का ये आखिरी एक्ट था भारत के लिए। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज खत्म कर दिया और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। और इसी ने भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाया। हाँ, 2 स्वतंत्र डोमिनियन बने, भारत और पाकिस्तान। वॉइसरॉय का पद खत्म हो गया। दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। भारत सचिव का पद भी खत्म। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान सभा के लिए। हाँ, इसने भारत की संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु बना दिया। अब वो जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती थी। ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को खत्म कर सकती थी, यहां तक कि इस स्वतंत्रता अधिनियम को भी।
और देसी रियासतों को क्या विकल्प दिए गए? उन्हें आज़ादी दी गई कि वो या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रहें। ये एक बहुत बड़ा मसला बना बाद में। तो ये थी कहानी, कैसे व्यापार से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे इतने सारे एक्ट, सुधार, विद्रोह और हाँ, भारतीयों की अपनी आज़ादी की मांग के दबाव में हमारा संवैधानिक ढांचा विकसित हुआ। बिल्कुल। सत्ता कंपनी से क्राउन के पास गई, फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ही सही, प्रशासन और कानून बनाने में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। लेकिन ये रास्ता सीधा बिल्कुल नहीं था। हाँ, इसमें कई प्रयोग हुए, जैसे डायरकी जो फेल हुए, और लगातार बढ़ता हुआ राष्ट्रवादी दबाव, उसकी भूमिका तो बहुत ही अहम थी। निश्चित रूप से हर कदम पर यह दिखता है कि सुधार सिर्फ अंग्रेजों की मर्जी से नहीं आ रहे थे, बल्कि भारतीय मांगे और आंदोलन भी उन्हें मजबूर कर रहे थे। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि इन सारे पुराने एक्ट्स को आज समझने का क्या मतलब है, ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि हमारे आज के संविधान के कई प्रावधानों की जड़ें इनमें हैं, जैसे संसदीय प्रणाली, शक्तियों का बंटवारा वगैरह, हाँ? बल्कि ये हमें ये भी दिखाता है कि हमारा संविधान किन राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों, किन बहसों, किन समझौतों और संघर्षों के बीच से निकल कर आया है। ये यात्रा जानना जरूरी है, ये समझने के लिए कि आज हम जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। बिल्कुल सही कहा। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आज हम जिस मुकाम पर हैं, उसकी यात्रा कैसी रही है। हाँ, और एक सवाल जो शायद सुनने वाले सोच सकते हैं कि अगर वो 1935 के एक्ट वाला ऑल इंडिया फेडरेशन बन गया होता, जिसमें रियासतें भी शामिल होती, तो आज का भारत कैसा होता? उसकी राजनीति, उसका नक्शा क्या अलग होता? ये वाकई सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।